दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा एक नया वीडियो है, आज हम उसमें लेकर आए हैं मौर्य वंश के बारे में। जो हमने पिछला वीडियो जो देखा था, हमने उसमें देखा था कि भारत का, हिंदुस्तान का पहला राजा कौन था। ठीक है, उसके बाद वाला और इसके जस्ट पिछला वाला वीडियो हमने देखा था कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, हारा या जीता, फिर इसके बाद में कौन आया, फिर कौन जीता, और फिर इसके बाद में सिकंदर आया। इन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से देखा था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम उसमें देखने वाले हैं कि भारत का, हिंदुस्तान का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन था। मतलब पहला वो राजा जिसने सबसे अधिक भूभाग पर अपना अधिकार किया। आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं आज मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य जिसका समय काल बताया गया 323 ईसा पूर्व से लगा के 184 ईसा पूर्व तक। ठीक है, लेकिन अभी मौर्य वंश ईसा पूर्व का है, मतलब अभी से 2300 वर्ष पहले की जानकारी है। तो इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो उस समय पर आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे ये महाजनपद काल आते हैं, तो इस समय से लेकर आपके बौद्ध धर्म आपके शुरू हो जाता है, जैन धर्म शुरू हो जाता है, और वैदिक वैदिक धर्म जो था तो वो पहले से ही आ रहा था। तो इन तीनों धर्मों के साहित्य लिखना स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, तो ये तीनों धर्म के साहित्य लिखना स्टार्ट हो गए थे। अब जब इतना बड़ा सम्राट था, जो राजा था, उसके बारे में जानकारी मिलती है अगर हमें, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि साहित्य में भी लिखा जाने लगा था। ये धर्म के साहित्य थे, इनमें लिखा जाने लगा था। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जो हमारे वैदिक साहित्य थे, ठीक है, हिंदू धर्म के जो साहित्य थे, उसमें किसमें क्या लिखा गया वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले साहित्य में अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसके बारे में बता देते हैं कि अगर आपने बहुत से नाम सुने होंगे, कौटिल्य नाम सुना होगा, चाणक्य नाम सुना होगा, और विष्णुगुप्त, ये तीनों के तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, और वो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही है। तो उसने लिखी थी एक महान किताब अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र बहुत ही बड़ी किताब है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको अगर ये याद रखनी है कि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र विषय नहीं है, अर्थशास्त्र में राजनीति शास्त्र विषय है। मतलब कैसे राजनीति करनी है, कैसे क्या करना है, उस वो विषय है। नाम उसका है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखा था, जो कि चाणक्य ने लिखा था, जो कि विष्णुगुप्त ने लिखा था। ठीक है, ये हो गया। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, किताब का नाम है मुद्रा राक्षस, और लिखने वाले कौन है, विशाख दत्त। ठीक है, कथा सरित सागर, जिसको किसने लिखा है, सोमदेव ने लिखा है। महाभाष्य किसने लिखी है, महर्षि पतंजलि ने लिखी है। जो महाभाष्य किताब है, जो साहित्य है, उसको पतंजलि ने लिखा हुआ, महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ है। ठीक है, वृहत कथा मंजरी, जो कि क्षेमेंद्र ने लिखी है। और इंडिका, जो कि किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने। ये हमें लग रहा है कि अच्छा 5 या 6 से स्टार्ट हो जाता है कि इंडिका किताब है, किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। ये वही इंडिका है। ये मेगास्थनीज के बारे में अभी हम आगे देखेंगे अच्छे से। ठीक है, ये तो हो गए हमारे भैया वैदिक साहित्य। और हम देख लेते हैं बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ के 4 जो ग्रंथ हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश और दिव्य अदान आदि। ये जो 4 ग्रंथ है ना, इन 4 ग्रंथों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, परिष्ट पर्वन, जो जिसको लिखा है किसने, हेमचंद्र ने लिखा हुआ है। और कल्प सूत्र, जिसको भद्रबाहु ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3 जो जैन ग्रंथ के साहित्य हैं, इसमें हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक चीज़ और है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि भैया विदेशी विवरण जो हुए हैं, इनसे भी हमें बहुत जानकारी मिलती है। क्योंकि उस समय पर यूनान, मिस्र, जो कि अब यूनान हो गया, जो कि मिस्र हो गया, पहले उसी का नाम यूनान था, जहाँ से सिकंदर आया था, वहाँ से और चंद्रगुप्त मौर्य का कनेक्शन बहुत रहा है। उस समय पर भारत की जो सीमा थी ना, वो फारस, ईरान की वहाँ पर थी। तो भैया मिस्र वहीं पर है, तो उनका उनका जो साथ में बहुत ही आना जाना हुआ है। तो उनके जो लेखक हुए हैं, उनके जो दार्शनिक हुए हैं, उनसे इनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको जानकारी
वो होती है, मिलती है। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। ठीक है, स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स बोला है। और एरियन और प्लूटार्क ने सेंड्रोकोट्स, सॉरी, स्ट्रैबो और जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स बोला है और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स बोला है। ठीक है, ये आपको एक बार देख लेना है, बाकी ये क्वेश्चन आते नहीं फिर भी, लेकिन आप देख लेना। ठीक है, सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने 1837 में, एक अंग्रेज आते हैं भारत में आते हैं, विलियम जोन्स, जो कि अशोक के जो अभिलेख लिखवाए गए हैं उनको पढ़ते हैं वो। उसके पहले अशोक के अभिलेखों को सिर्फ ये था कि ये अभिलेख लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है इसकी जानकारी नहीं थी हमें। 1837 में विलियम जोन्स आते हैं, वो अशोक के अभिलेख भी पढ़ते हैं और वो पहली बार ये बताते हैं कि जो यूनान की जो साहित्य में सेंड्रोकोट्स के बारे में जानकारी लिखी है ना, वो और कोई नहीं, वो हमारे भारत के चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं कि दोनों सेम है, भारत के चंद्रगुप्त मौर्य और वहाँ के सेंड्रोकोट्स। तो तब से ये स्टार्ट हो जाता है कि मौर्य वंश और यूनान का आपस में कनेक्शन था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं पुरातत्व साक्ष्य, ये तो मिलेंगे। अशोक के अभिलेख, भैया विश्व प्रसिद्ध है अशोक के अभिलेख। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो जूनागढ़ अभिलेख मिला हुआ, जिसको रुद्रदामन ने बनवाया हुआ था। आगे चल के इनके बारे में भी हम देखेंगे, इनका पूरा जो राजवंश है उनके बारे में भी देखेंगे। और पंचमार्क सिक्के मौर्य वंश के ही बने हुए हैं। आहत सिक्के, इनमें मोहर मतलब आहत करके ठोक के इनको बनाया जाता था, इस वजह से इनको आहत सिक्के भी बोलते हैं और इनको पंचमार्क सिक्के भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन जो साहित्यों से, विदेशी विवरण से, पुरातत्व से, इन चीज़ों से हमें ये जानकारी मिलती कि मौर्य वंश था। मौर्य वंश का प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, बिंदुसार था, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक भी था, मौर्य वंश का सबसे पराक्रमी राजा भी था। ठीक है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, चाणक्य इनके ही गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा जो भी हुई है इन्होंने ही वो करवाई है, चाणक्य ने नहीं वो करवाई है। ठीक है, तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, तो जो अंतिम नंद वंश का शासक था, घनानंद था, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, किसको? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर। ठीक है, यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त की 6 लाख की सेना थी। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त की 6 लाख की सेना थी। ठीक है, तो जो प्लूटार्क ने बोला है कि चंद्रगुप्त की 6 लाख की सेना थी, जो कि आपको देख लेना हो। लेकिन अब आप खुद देखिए, उस समय पर इतनी बड़ी गिनती की कोई तो वो होती नहीं थी, तो अनुमान ही है एक तरह से, बाकी कितने भी सेना हो, लेकिन प्लूटार्क ने 6 लाख की सेना बोला है चंद्रगुप्त मौर्य की। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेके पूरे हिंदुस्तान की जितने भी राजा महाराजा थे सबको रौंद डाला, सबको हरा दिया। ठीक है, ये हो गए। और हम आगे देख लेते हैं। हाँ, 305 ईसा पूर्व में एक बहुत बड़ी घटना होती है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिए। जो पिछले वीडियो में सिकंदर आया था, मतलब पिछले वीडियो में नहीं आया था, जब सिकंदर आया था तो उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो जो सिकंदर जैसे यहाँ से ब्यास नदी पे उसकी सेना मना कर देती है तो सिकंदर वापस जाता है और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर जो होता है, जो उसका सेनापति होता है, वो बन जाता है यूनान का राजा। ठीक है, तो उसका युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है। ठीक है, वही है यहाँ पर कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था। ठीक है, हम जब युद्ध हुआ वो हार गए, फिर क्या होता है भैया, आपस में चलिए हम लोग कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, ये होता ही होता है। तो संधि स्वरूप सेल्यूकस को 500 हाथी मिले,
मतलब सेल्यूकस ने 500 हाथी मांगे। अब हाथी का उस समय पर आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि वर्तमान में जो इस समय युद्ध हो रहे हैं, आप रूस और यूक्रेन वॉर देख ही रहे होंगे अगर आप न्यूज़ में हैं, और इस समय पर जो हाल राफेल का है, जो मिसाइलों का है, वही हाल उस समय पर हाथियों का होता था कि आप हमें एक हाथी दे दीजिए। युद्ध में अगर हाथी होता था तो ये लगता था बहुत बड़ा हथियार है ये, वही हाल था। तो यहाँ से 500 हाथी वहाँ जाते हैं। वहाँ से सेल्यूकस ने 4 प्रांत, काबुल, कांधार, हेरात और जेड्रोसिया, ये मौर्य को दे दिए थी। 4 प्रांत ये आपको याद रखने हैं, काबुल, कांधार, हेरात और जेड्रोसिया, 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करा देता है। सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से जो बोल देता है, तो इनकी शादी हो जाती है। और इसके अलावा सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीज, वही मेगास्थनीज जिसने इंडिका लिखी है, ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा है। वो जो मेगास्थनीज होता है वो चंद्रगुप्त के दरबार में बराबर बना रहता है, और इंडिका किताब जो लिखता है तो उसमें भारत और यूनान के बारे में भी लिखता है, उनके दरबार में क्या क्या होता था उसके बारे में भी लिखता है। ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ बताइए इंडिका के बारे में, तो एक चीज़ और वो आपको बता देते हैं कि जो इंडिका जो इन्होंने चंद्रगुप्त वो मेगास्थनीज ने लिखी हुई है, तो उन्होंने एक बात उन्होंने लिखी है कि जब राजा साहब शहर में निकलते थे, जब अपने महल से बाहर निकलते थे, तो उसका उन्होंने उसमें बताया है कि तब क्या होता था, जिस समय निकलते थे ना गांव में मेले वो हो जाते थे, भैया राजा साहब आ रहे हैं, उनकी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर चल रहे हैं। सैनिक जो होते थे पेड़ लेकर वो चलते थे जिसमें पक्षी होते थे, तो जिससे उनका आसपास का वातावरण अच्छा बना रहे। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने मतलब ये लिखा हुआ है कि सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट का कैसा रहना सहना होता था, वो पूरा उन्होंने उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। तो उत्तर पश्चिम में ईरान तक, ठीक है, अभी हम नीचे मैप में भी देखेंगे, पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में मैसूर तक और उत्तर में कश्मीर तक। ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, जो कि हम आपको ये मैप में दिखा रहे हैं। ये देखिए, थोड़ी छोटा हो जाएगा, हाँ, ये देखिए, ये आपका दक्षिण पश्चिम में ईरान तक, जो कि आपका ये देखिए, ये पाकिस्तान हो गया, तो ये आपका ईरान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। ठीक है। ये बंगाल तक, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर तक, और नीचे मैसूर तक। ठीक है। तो इतने पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ठीक है। ये तो हो गया भैया मौर्य वंश का साम्राज्य। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय की जानकारी। भैया मैसूर में जब उसने आक्रमण किया है, तो दक्षिण विजय की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तमिल ग्रंथ एहनानूर और मुर्नानूर से। तमिल ग्रंथ जो है एहनानूर और मुर्नानूर से हमें ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तमिल में, मतलब दक्षिण भारत में भी आक्रमण किया था और वहाँ पर भी अपना साम्राज्य विस्तार किया था। ठीक है, ये हो गया। अब हाँ, अब ये देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कैसा रहा है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया। बिंदुसार जिनके सुपुत्र हुए हैं, उन्होंने आजीवक संप्रदाय अपनाया, उनके बारे में देखेंगे। उनके जो सुपुत्र हुए हैं, अशोक हुए हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। ठीक है। तो तीनों के तीनों राजाओं ने तीनों अलग धर्म अपनाए हैं। ये ठीक है। ठीक है। तो वही देख लेते हैं। इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली। और श्रवण बेलगोला, अगर आपने अभी तक जैन धर्म वाला वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाके देख लीजिए, उसमें श्रवण बेलगोला के बारे में पूरा बताया है, मूर्ति वगैरह भी दिखाई गई है। तो श्रवण बेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में अपना शरीर वो अपना कर देते हैं। जैन धर्म में एक विधि होती है संलेखना विधि। उसमें क्या होता है कि अपने शरीर में खाना पीना छोड़ देते हैं और जब ये वेट करते हैं कि कब हमारी मृत्यु हो जाए। तो उसमें एक होता था उस टाइम पे, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन उसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला जाते हैं और वहीं पर अपना देह छोड़ देते हैं और वो उनकी कहानी यहीं से वो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसके बाद उनके जो अगला राजा बनता है बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही सुपुत्र होता है। ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोचेट्स कहा है। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोचेट्स बोला है, जिसका संस्कृत रूपांतरण होता है अमित्रघात। अमित्रघात
इसको आप शब्द को 3-4 बार अगर आप बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। अमित्र घात, अमित्र घात, जो मित्र नहीं है उस उसको घात उसको करना है, मतलब जो मित्र नहीं है उसको उसको मारने वाला। ठीक है। जैन धर्म में इसे सिंहसेन बोला गया है, जैन धर्म में इसे सिंहसेन बोला गया है। ठीक है। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब आजीवक संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं कि आजीवक संप्रदाय एक जो बौद्ध धर्म की जब शुरुआत नहीं हुई थी, तो जब गौतम बुद्ध जाते हैं वहाँ पर अपने मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं, तो वहीं पर उनको एक महापुरुष मिलते हैं जो कि इनके साथ में 7 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है। वो और फिर 7 वर्ष तक जब वो देख लेते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो वो अपना लौट आते हैं और आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। आजीवक संप्रदाय में क्या होता है कि भाग्य के भरोसे रहते हैं। आजीवक संप्रदाय में ये होता है कि जो हमें मिल जाएगा उसमें हम खुश हैं, जो नहीं मिलेगा उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है, मतलब भाग्य के भरोसे बैठे हैं बस। ठीक। आप लोग आजीवक संप्रदाय से नहीं आते हैं, इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठें। अगर पढ़ रहे हैं तो कायदे से पढ़ें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी यात्री आए थे। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी यात्री आए थे। कौन कौन? डायमेकस और डायोनिसस। डायमेकस और डायोनिसस कहाँ कहाँ से आए थे? सीरिया से आए थे और मिस्र से आए थे। सीरिया का उस समय राजा कौन था? एंटियोकस। एंटियोकस ने भेजा था डायमेकस को, एंटियोकस ने डायमेकस को। ठीक है। मिस्र का जो राजा था फिलाडेल्फस, उसने भेजा था डायोनिसस को। ठीक है। ये आपको याद रखने, ये पिछले साल कोई किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो बिंदुसार का समकालीन सीरिया का राजा कौन था? बिंदुसार का समकालीन सीरिया का राजा कौन था? ये मुझे याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में था, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो एंटियोकस था उस समय पर। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक घटना होती है जहाँ से ये अशोक आ जाते हैं उसमें, कि तक्षशिला में कीचक शासक के विद्रोह प्रांत, मतलब तक्षशिला जो एक राज्य ही था उस समय पर, जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था, तो वहाँ पर विद्रोह हो जाता है। जो कीचक शासक होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं। तो पहले जो बिंदुसार होता है वो पहले भेजता है किसको? सुसीम को भेजता है, जो कि तक्षशिला का ही राज्यपाल होता है। तो पहले उसको भेजता है, लेकिन वो विद्रोह शांत नहीं हो पाता है। फिर अशोक को भेजता है। अशोक जो कि उज्जैन का राज्यपाल था, अशोक के बारे में अभी हम देखेंगे, जो कि उज्जैन का राज्यपाल था, तो उसको भेजता है वहाँ पर। इसके बाद में ये हो जाता है, फिर जैसे अशोक जाते हैं तो फिर वो विद्रोह बहुत ही मतलब आराम से शांत हो जाता है। ये होता है। महावंश के अनुसार इनकी 16 पत्नियां और 101 बेटे थे। बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं और 101 बेटे थे। ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? महावंश से हमको ये जानकारी मिलती है। ठीक है। अब इसके बाद में जो बिंदुसार का बेटा हुआ ना अशोक, वही हुआ है सम्राट अशोक, जिसने अभिलेख लिखवाए हैं, जिसने अभिलेख के साथ साथ मतलब बौद्ध धर्म भी अपनाया और बहुत ही उसने विस्तार किया है और अपना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। आज अगर मैं मतलब आज अगर बौद्ध धर्म का प्रसार आप अगर ये जापान और चाइना साइड और पूर्वी जो एशिया में अगर आप देख रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण अशोक ही है। ठीक है। अब कैसे है इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो आप अगर यहाँ तक आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। पढ़ते रहिए। नमस्ते।